गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 9। और इस यूनिट नंबर 9 का जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, बच्चों इसका जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये चैप्टर इस समय हमारा रन कर रहा है। और अभी तक टोटल हम लोगों ने 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के लगाए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। बच्चों इस लेक्चर नंबर 4 में अभी तक हम लोग ने कई चीजों को कंप्लीट किया है। अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन दोनों को कंप्लीट करने की कागार पे है। हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया है और जो टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इसका इस जो हेडिंग है इसमें आज हमें बात करनी है क्लोनिंग वेक्टर की, जो यहाँ पर प्रॉपर दिखाया गया है कि एक क्लोनिंग वेक्टर्स को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो कौन सी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए जिससे हम उसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर पाए और फाइनली इसको रिकॉम्बिनेंट बना के हम होस्ट सेल के अंदर डाल पाए। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आज के इस लेक्चर में हम लोग को करनी है। तो जल्दी से बच्चों हम लोग पहुंच जाते हैं इस चैप्टर के उस हेडिंग में जहां पर हमें क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बात करनी है। ये सारे पेजेस की एक एक लाइंस को मैं बहुत ही डिटेल से आपको समझा चुका हूं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं बच्चों, जरूर मेरे वो जो 3 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जरूर उसको लगाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं अपने उस पेज पे जिसमें हमें बात करनी है किसकी, क्लोनिंग वेक्टर की। तो यस, हम लोग उस पेज नंबर 198 पे आ चुके हैं जो हमारे एनसीईआरटी का पेज है और यहीं पर हमें बच्चों बात करनी है क्लोनिंग वेक्टर की। क्लोनिंग वेक्टर है क्या? क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि क्लोनिंग वेक्टर्स का प्रॉपर यहाँ पर बच्चों ये फिगर दिया गया है और इसी फिगर के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से आज बहुत डिटेल से बात करनी है। और हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी गए, आपको पता है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स को समझना। सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में एनसीईआरटी कहती क्या है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इंक ले लेता हूं बच्चों, जिससे आपको मार्क करके सारी चीजों को मैं आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर पाऊं। यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं, चाहे बात प्लाज्मिड की हो या बैक्टीरियोफेज की हो। प्लाज्मिड आप जानते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है? किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, मान लेते हैं ये कोई बैक्टीरिया है तो उसका एक तो मेन जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इस मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, जो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसे ही हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर क्या कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं, चाहे बात प्लाज्मिड की हो या बैक्टीरियोफेज की हो। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? आप जानते हैं एक ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइनोबैक्टीरिया है, वहां पर जो वायरस अटैक करते हैं उनको साइनोफेजेस बोलते हैं। जो फंगी पे अटैक करते हैं उनको माइकोफेजेस बोलते हैं। तो यस, वैसे ये एग्जांपल है। तो अगर हम बात करें तो अगर जैसे कि आप जानते हैं, चाहे बात प्लाज्मिड की हो या बैक्टीरियोफेज की हो, इनके अंदर एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? कि ये रिप्लिकेट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंट रूप से। और किससे इंडिपेंडेंट होते हैं? जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। देखिए मेन क्रोमोसोमल डीएनए तो ये है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये जो प्लाज्मिड है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है बच्चों, ये जो डीएनए है ये इस जेनेटिक मटेरियल से अलग अपने आप को रिप्लिकेट करा पाता है, पहली चीज। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल प्लाज्मिड। दूसरा, अगर कोई बैक्टीरियोफेज है और वो अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता है तो ये डीएनए भी अपने आप से रिप्लिकेट कर पाएगा, इस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वही चीज यहां पर लिखी गई है। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पास एबिलिटी होती है रिप्लिकेट करने के लिए। जब भी किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर वो पहुंच जाते हैं, चाहे हम कोई नया प्लाज्मिड डाल दें या बैक्टीरियोफेज का वायरस का डीएनए अंदर डाल दें, तो वो रिप्लिकेट कर पाएगा और ये मेन डीएनए पे डिपेंड नहीं करता है। कहता है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, मतलब जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, क्योंकि इसके अंदर हाई नंबर पर सेल, मतलब अगर ये सेल के अंदर चले गए तो अपनी बहुत सारी कॉपी को बना सकते हैं। यस, अर्थात बहुत हाई नंबर कॉपी को बना सकते हैं अपने जीनोम की किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर। कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड्स होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 कॉपी ही बना पाएंगे अपनी, अगर बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएंगे। तो क्या ये प्लाज्मिड अच्छे होंगे? नो, ये प्लाज्मिड अच्छे नहीं होंगे। हमें ऐसे प्लाज्मिड का चुनाव करना होगा जिसका कॉपी नंबर हाई हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिप्लिकेट करा पाते हो। क्लियर है बच्चों? क्या कह रहा है? Whereas other may have
जैसे कुछ प्लाज्मिड है 15 से 100 कॉपी बना सकते हैं एक ही बैक्टीरिया सेल के अंदर, इसलिए उनका जो नंबर्स है कैन गो इवन हायर, इसलिए उनका नंबर हम क्या बोलते हैं कि कॉपी नंबर इसका बहुत ज्यादा हाई है। इफ वी आर एबल टू लिंक, अगर हम सक्षम हो जाएं कि किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को, एलियन पीस ऑफ डीएनए क्या है, मान लेते हैं ये एक प्लाज्मिड है, यस, और कोई एक ऐसा डीएनए है, यस, मान लीजिए डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको एलियन पीस ऑफ डीएनए बोलेंगे। मान लेते हैं ह्यूमन का कोई जीन है और इसको अगर हमें यहां पर इंसर्ट कराने में यदि हम सक्षम हो जाए तो एनसीईआरटी क्या कहती है, कहती है कि इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए किसी बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के साथ, अब ये क्या है, प्लाज्मिड है या बैक्टीरियोफेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिजायर्ड डीएनए है या जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है इसको भी उतनी ही बार हम रिप्लिकेट करा सकते हैं जितनी बार ये प्लाज्मिड रिप्लिकेट करेगा। क्लियर है बच्चों, यही कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। कहता है वेक्टर्स यूज्ड एज प्रेजेंट, आज की डेट में बहुत सारे वेक्टर्स का यूज किया जा सकता है। वेक्टर का मतलब होता है, तो जैसे बच्चों ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर, किसके लिए वेक्टर है, इस एलियन पीस ऑफ डीएनए के लिए। वेक्टर का मतलब होता है जो जीन को अपने ऊपर ले ले और वहां तक पहुंचा दे जहां इसको पहुंचाना होता है, इसलिए इसको जीन टैक्सी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वेक्टर जो आज की डेट में यूज किए जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको इंजीनियर्ड किया जा चुका है ऐसे वे में कि वो बहुत आसानी से, पहली बात एक तो हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, आसानी से फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ, ऐसा वेक्टर है जो आसानी से फॉरेन डीएनए को अपने साथ लिंक करा लेता है, यस, और सिलेक्शन भी करा देता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। क्लियर है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं आगे की हेडिंग्स में आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या होता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई, उसके भी सिलेक्शंस में ये मदद करते हैं। जो ऐसे वेक्टर हैं जो इंजीनियर्स किए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज में आए, तो यहां पर कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। कहता है कि फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज एक वेक्टर या प्लाज्मिड के अंदर होनी चाहिए जिससे हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह उसको यूज कर पाए। क्या कह रहा है, जरा इसको हम समझते हैं। पहला कह रहा है बच्चों, पहला पॉइंट कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। चलो सबसे पहले बच्चों मैं ये चाहता हूं कि ये जो फिगर है यही प्लाज्मिड वेक्टर का है, तो पहले इस फिगर को मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको समझा पाऊं, तो फिर ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, बिल्कुल ये फिगर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले मैं एसई के बारे में आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। क्या ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है आपको, देख लीजिए। चलिए यहां पर बच्चों, यहां पर एक प्रॉपर वेक्टर दिखाया गया है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्षमता होती है एक एलियन डीएनए को अपने साथ अटैच कर ले और फाइनली हम उस डीएनए को वहां पहुंचा दे जहां पर हम पहुंचाना चाहते हैं, होस्ट सेल के अंदर। तो यहां पर जो वेक्टर दिया गया है बच्चों, इसका नाम है PBR322 या इसको बोलते हैं PBR322। अगर PBR322 की बात करें बच्चों, तो ये क्या शो कर रहा है, इसका नाम क्या शो कर रहा है, तो देखो यहां पर P का मतलब होता है बच्चों, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, P का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड। और जो BR है, BR इसके डिस्कवरर का नाम है कि इस वेक्टर को किसने डिस्कवर्ड किया है। तो BR में दो वर्ड हैं, तो पहला B का मतलब होता है बोलिवर, साइंटिस्ट का नाम है, और दूसरा ये जो R है इसका मतलब है रॉड्रिग्स। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है रॉड्रिग्स। तो बोलिवर और रॉड्रिग्स ने इसको डिस्कवर किया है। और 322 ये नंबर है, लेकिन याद रखिएगा ये वो सेम नंबर नहीं है जैसे मैंने आपको इको आर फर्स्ट में बताया था। यहां पर ये जो इको आर फर्स्ट है, जो रोमन नंबर है, वो ये बताता था कि एसर्सिया कोलाई से ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसका आइसोलेट करने का क्रम क्या है, ये डिस्कवरी का क्रम क्या है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है,
जैसे हमने पीबीआर 322 बोला, तो यहां पर पीबीआर में पी का मतलब है प्लाज्मिड और बीआर ये बता रहा है कि इसकी डिस्कवरी किसने किया, बोलिवर एंड रॉड्रिग्स ने किया और 322 नंबर है। क्लियर है। इसी तरह तो इसका मतलब क्या है कि जो बीच में नंबर होते हैं बच्चों, ये जो बीच में अल्फाबेट होते हैं, इसका जो मतलब होता है या तो ये होता है कि प्लाज्मिड को किसने डिस्कवर किया या यहां पर कहां पर ये डिस्कवर हुआ है इसके बारे में बताता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक वेक्टर है जिसका नाम है PUC8। तो PUC8 में जैसे P है, P किसको डिस्कवर इंडिकेट कर रहा है, प्लाज्मिड को। UC कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, UC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और 8 है नंबर। तो याद रखिएगा किसी भी जो नाम है बच्चों वेक्टर्स के, उसमें या तो डिस्कवरर का नाम होगा, ये कहां पर डिस्कवर किए गए हैं उसका यहां पर नाम दिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर ये जो पीबीआई, यहां पर ये जो वेक्टर दिया गया है, एक्चुअली ये वेक्टर एसर्सिया कोलाई का है और ये क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसमें अगर किसी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम यहां पर एलियन पीस ऑफ डीएनए को यहां पर लगा दें तो अपने साथ ये इस जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है इसको भी रिप्लिकेट करा सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। कहता है यहां पर जो एसर्सिया कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है इसका नाम है PBR 322। ये क्या शो कर रहा है, देखो बच्चों ये जो वेक्टर्स होता है, सबसे पहले आप समझो इसको कहां से निकाला गया है। आपको पता है एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया होता है। एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया में एक तो अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और यही प्लाज्मिड जो वेक्टर है उसी को यहां पर एक बड़ा करके इलाबोरेट करके दिखाया गया है और इसमें कुछ मैनिपुलेशंस भी किया गया है, उसको हमें समझना है। पहली चीज देखो, यहां पर जब आप इस वेक्टर को देख रहे हो तो आप जानते हो बच्चों ये क्या है, पूरा का पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल है। यस, जो डबल स्ट्रैंडेड है। और डीएनए के मॉलिक्यूल में आप जानते हैं क्या होती है, जीन्स होती हैं। और जीन्स कैसी होती हैं, जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बनाती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों तो यहां पर ये जो पिंक वाला रीजन है यहां से यहां तक, यहां पर एमपी साइक्लिन को रेजिस्टेंट करने के लिए जीन है। दूसरी यहां पर जो गुलाबी रंग से आप देख रहे हैं ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट करने के लिए जीन है। इसका मतलब क्या है, अगर इस बैक्टीरिया को जिसके अंदर इस तरीके का प्लाज्मिड या वेक्टर है, अगर हम उसको एक ऐसे मीडियम में डाल दें जिसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हो और प्लस इसमें टेट्रासाइक्लिन अगर एंटीबायोटिक्स ड्रग अगर हम यहां पर मिला देते हैं इसके मिक्सचर में और इस बैक्टीरिया को उठा के अगर इस मिक्सचर में हम डाल दें तो आप क्या कह सकते हो कि क्या ये बैक्टीरिया इस मिक्सचर में ग्रो करेगा या मर जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। मतलब ये जीन कुछ इस तरीके के प्रोटीन को बनाएगी जिससे ये जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है वो इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है कि अभी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अभी हमने इसमें कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए नहीं जोड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो चूंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स और एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स अभी प्रॉपर है, तो अगर इस तरीके के बैक्टीरिया को इसमें हम इस कल्चर में ग्रो कराएंगे तो ये बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा और इसकी डेथ नहीं होगी। एक चीज तो ये आपको समझना है। तो यहां पर क्या दिखाया गया है, एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स है। फिर आप देखिए यहां पर एक ORI दिखाया गया है बच्चों, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। यहां पर एक ऐसी जीन्स होती हैं जो इस प्लाज्मिड को रिप्लिकेट कराने के लिए स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसको बोलते हैं ORI। इसकी बात हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो आरोपी दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो पार्ट है आरोपी का, ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है ये जो आरोपी की जो जीन्स हैं ये कोड्स करती हैं ऐसे प्रोटीन के लिए, वो प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती हैं इस प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन के लिए। क्योंकि जब ये प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होगा, 1 से 2 प्लाज्मिड बनेंगे तो प्रोटीन चाहिए होगा, तो उन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं ये जो यहाँ पर कोडिंग है जीन की। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ नाम आप देख रहे होंगे
जैसे यहां पर एक नाम है बाम H1 का, जरा मैं इंक चेंज कर लेता हूं तो आपको और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखो अब बच्चों यहां पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बाम H1 दिया गया है, साल 1 दिया गया है, PVU सेकेंड, यहां दिया गया है PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, क्ला फर्स्ट और हिंदी थर्ड। ये नाम दिए गए। मगर मैं आपसे कोई पूछे बच्चों कि ये क्या है, तो बच्चों ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम है। क्या है बच्चों? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम है। जैसे साल1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, बाम H1 ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये हिंद थर्ड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, क्ले फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू सेकंड, ये क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम है। तो भाई यहां पर नाम क्यों लिखे गए हैं? वो इसलिए लिखे गए हैं कि यहां पर इस वेक्टर में ये शो किया जा रहा है। क्या शो किया जा रहा है? यहां पर ये शो किया जा रहा है कि बाम H1 अगर एंजाइम का हम यूज करेंगे तो बाम H1 एंजाइम के लिए जो जहां से इसको कट करना है, जैसे बाम H1 अगर हम यूज करें तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वहां पर इसको रिकॉग्निशन साइट मिलेगी और यहां पर से ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट करेगा और कट करने के बाद बच्चों यहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर कट करने के बाद हम कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए को यहां पर इस तरीके से जोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या जोड़ेंगे? जैसे ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, मान लीजिए कोई ये डीएनए है, यस, और वहां से हमने इतने पीस को निकाल लिया है, तो इस डीएनए को कट करने के लिए भी हम बाम H1 का यूज करेंगे क्योंकि सेम साइड पे कट करेगा, और बाम H1 का यूज यहां पर भी करेंगे इस प्लाज्मिक वेक्टर में इस साइड को कट करने के लिए। इससे क्या होगा? दोनों स्टिकी एंड मिलेंगे जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और जोड़ने में हेल्प मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर क्या होगा कि जब हम इस बाम H1 से यहां पर इसको काटा और बाम H1 से यहां पर काटा, तो फाइनली जब हम इसको यहां पर लगा देंगे तो यहां पर चूंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए लग गया बच्चों, तो ये जो डीएनए है इसको फिर हम बोल देंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जब तक ये एलियन पीस ऑफ डीएनए यहां पे नहीं लगा था तब तक कैसा था? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, लेकिन जैसे एलियन पीस ऑफ डीएनए लग गया ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सपोज दैट चूंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स में बाम H1 की साइट थी, अब अगर बाम H1 ने यहां से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स को यहां पे कट कर दिया तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स की जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी थी कि पहले अगर इस ऐसे बैक्टीरिया को जिसके अंदर ये प्लाज्मिड था, अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगर मीडियम में अगर इस बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते तो ग्रो कर जाता। लेकिन अब यहां पर क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स को चूंकि बाम H1 ने काट दिया है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्या जो पहले टेट्रासाइक्लिन के कल्चर में पहले ग्रो कर रहा था, अब ये ग्रो करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि हमने यहां पर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट करा दिया है, जिसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो इस डीएनए की खो चुकी है। इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब क्या हुआ? हमने क्या करा है कि एक एलियन पीस को चूंकि इंसर्ट करा दिया है, जिसकी वजह से इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स की जो प्रॉपर्टी है वो खो चुकी है। क्लियर है? आप देखो यहां पर बच्चों वही चीज यहां पर भी होगा। मान लो एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स में यहां पर दो एंजाइम काम कर सकते हैं। पीवीयू फर्स्ट का यहां पर एक रिकॉग्निशन साइट है, यहां से कट कर सकता है, और पीएसटी फर्स्ट यहां से कट कर सकता है। तो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं बच्चों, इनको ही हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। क्या बोलते हैं इसको हम? ये जैसे अगर हम आपसे पूछे कि यहां पर कितने सिलेक्टेबल मार्कर हैं, तो यहां पर दो सिलेक्टेबल मार्कर आपको दिख रहा है। एक तो है एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स और दूसरी है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो यहां पर दो सिलेक्टेबल मार्कर दिख रहे हैं। क्लियर है? और जब तक हमने यहां पर एलियन डीएनए को नहीं जोड़ा है तब तक हम इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जब भी हम एलियन पीस को यहां पर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
क्लियर है बच्चों? तो ये जो BAM-H1 है, PVU है, ये क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और ये एंजाइम कहां से इस प्लाज्मिड को कट करेंगे उसकी जगह को यहां पर दिखाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये जो नाम दिए गए हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, वो ये शो कर रहे हैं कि इस प्लाज्मिड में ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां से इस प्लाज्मिड को कट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रॉपर उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर हमें चीजों को क्लियर और तरीके से करना है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और अब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि अगर हमें क्लोनिंग वेक्टर का चुनाव करना है तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर का हम चुनाव करते हैं बच्चों, तो उस क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ बताते चलते हैं। देखो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन थोड़ा सा ऊपर ला, अब यहाँ पे यहां पर कह रहा है कि अगर किसी क्लोनिंग वेक्टर का चुनाव करना है तो उस क्लोनिंग ऑफ वेक्टर में ये ORI का होना जरूरी है। क्यों ORI का होना जरूरी है? क्योंकि ये वही जगह है जहां से इस वेक्टर का रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अर्थात ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? ORI। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां से ये प्लाज्मिड अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है और कोई भी डीएनए का पीस जब हम यहां पर इसके साथ लिंक करा देंगे तो इस सीक्वेंस के साथ वो जो एलियन पीस का डीएनए है वो भी रिप्लिकेट कर जाएगा होस्ट सेल के अंदर, जब हम इसको होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। जैसे सपोज दैट हमने यहां पर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए यहां पर लगा दिया। अब यहां पर एक ये ऐसा हमने सिलेक्टेबल मार्कर चुना है जिसमें एक ऐसा हमने प्लाज्मिड चुना है जिसके अंदर ORI है, तो आसानी से इसका भी रिप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो ये क्या कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कंट्रोल भी करते हैं कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, कि ये लिंक्ड डीएनए जो हमने इसमें किया है कितनी बारी रिप्लिकेट करेगा, उसकी भी कंट्रोलिंग किसके पास होती है बच्चों? ORI के पास होती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं बहुत सारी कॉपीज बनाना इस एलियन डीएनए को, तो हमें एक ऐसे प्लाज्मिड का चुनाव करना हो जिसका कॉपी नंबर हाई हो। क्लियर है भाई? जितनी बार ये रिप्लिकेट करेगा उतनी बार हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए भी रिप्लिकेट कर जाएगा। ओके बच्चों, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अगर हम सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर लें बच्चों इसको। यस, अगर हम सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो मैंने सिंपल सा क्या बताया बच्चों? सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर को ही हम दूसरे शब्दों में ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसे ही बच्चों हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। क्या कह रहा है? ORI के अलावा वेक्टर में जरूरी है कि सिलेक्टेबल मार्कर भी हो जो कि हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में कि कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट्स है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये वेक्टर है, अभी यहां पर हमने यहां पर मान लीजिए एलियन पीस ऑफ डीएनए हमने इसमें लगा दिया, तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब अगर हम इसी एसर्सिया कोलाई के अंदर इसको हम इंसर्ट कर दें तो ये एसर्सिया कोलाई क्या हो गई? ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गई। ये क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मेंट हो गई। क्लियर है बच्चों? तो जब हम इसको इसके अंदर एंट्री कराएंगे और हम मान लेते हैं कि हमने यहां पर BAM-H1 का यूज किया था, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स की क्या प्रॉपर्टी खो जाएगी। इससे क्या मदद मिलेगी कि जब हम इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में जब ग्रो कराएंगे तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी, क्योंकि इंसर्शनल एक्टिवेशन हो चुका है। इससे हम पहचान पाएंगे कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड है या अभी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो उसके लिए जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो मदद करते हैं। वही कह रहा है कि सिलेक्टिवली परमिट्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, और अगर हमें पता चल जाए कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट्स है तो हम इसको प्रॉपर तरीके से ग्रो करा पाएंगे। दूसरा क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करा देते हैं होस्ट बैक्टीरियम के अंदर, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया? यहां पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये जो फॉर्म है इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म फॉर्म। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो जीन इनकोडिंग होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, जैसे एम्पिसिलिन,
एंटीबायोटिक है, इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकती है, क्लोरोफिनकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है और कैरामाइसिन होती है। ये कंसीडर किए जाते हैं यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर। मैंने क्या बोला, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है इनको ही हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। कहां पर होती है, एसर्सिया कोलाई के अंदर। लेकिन याद रखिएगा जो नॉर्मल एसर्सिया कोलाई सेल्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके की रेजिस्टेंस जीन्स नहीं पाई जाती एंटीबायोटिक्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि क्लोनिंग साइट्स क्या होती है। चलिए अब क्लोनिंग साइट्स क्या होती है, ऐसी जगह जहां से हम क्लोनिंग स्टार्ट कराएं अर्थात क्लोनिंग कराएं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं क्लोनिंग साइट्स के बारे में, देखो ये पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा मैं देख लूं कैमरे से। यस आ रहा है पूरी तरीके से। चलो यहां पर अगर हम क्लोनिंग साइट्स की बच्चों बात करें तो क्लोनिंग साइट्स क्या कहता है, अगर हमें किसी एलियन पीस डीएनए को, सॉरी जरा इसको यहां से निकले, क्या कह रहा है कि यदि किसी एलियन डीएनए को हमें लिंक कराना हो वेक्टर के साथ तो वेक्टर में जरूरी है कि कुछ या एक कम से कम एक रिकॉग्निशन साइट्स का होना जरूरी है। किसके लिए, फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम कर सके। जैसे सपोज है हम मान लेते हैं कि ये कोई डीएनए है बच्चों और इस डीएनए के एक इस सेगमेंट्स को हमें यहां पर मान लो अटैच कराना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें यहां पे अटैच कराना है तो हमें बाम H1 का यूज करना होगा, क्योंकि बाम H1 की साइट ही यहां पर है। तो इसी बाम H1 से इस डीएनए पे भी हमें काम करेंगे और इस वेक्टर में भी काम करेंगे। यस, तो कम से कम एक एंजाइम्स के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट वेक्टर में हो, प्लाज्मिड के अंदर हो। क्यों हो ऐसा, इसलिए हो बच्चों कि अगर आप सोचो कि मान लीजिए बाम H1 के लिए मान लो एक साइट यहां पर है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि बाम H1 के लिए एक साइट यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका मतलब क्या है कि जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे तो ये बाम H1 इस प्लाज्मिक वेक्टर को यहां से भी काट देगा, यहां से भी काट देगा और यहां से भी काट देगा। हाँ, और हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को तो एक ही जगह जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों तो अभी जुड़े नहीं हैं। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर उस एलियन पीस ऑफ डीएनए का रिप्लिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लाज्मिक वेक्टर क्या हो चुका है, फ्रेगमेंटेड हो चुका है। इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा जिस भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हम यूज करते हैं उसका वेक्टर में एक ही साइट हो तो सबसे अच्छा होता है, एक ही साइट होना चाहिए। वही कह रहा है कि सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए जो प्रॉपर तरीके से इस वेक्टर पे काम करेगा। अगर प्रेजेंस होगी एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए तो वेक्टर नहीं जनरेट करेगा। वेक्टर क्या होगा, बहुत सारे इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे जो कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और जीन की क्लोनिंग, उस जीन की क्लोनिंग नहीं होगी जो हम क्लोनिंग कराना चाहते हैं अर्थात एलियन पीस ऑफ डीएनए की। अब क्या कहता है, जब हम लाइगेशन कराते हैं एलियन डीएनए का, लाइगेशन का मतलब क्या है, इसमें लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं और जब हम किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को यहां पर हम जोड़ेंगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम लाइगेशन कराते हैं एलियन डीएनए को तो कैरीड आउट, तो यहां पर हम रिस्ट्रिक्शन जो साइट होता है वहीं पर तो हम जोड़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट बाम H1 के लिए यही तो है, तो यहीं पर तो हम इसको लाइगेज कराएंगे। प्रेजेंट इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है, अगर सपोज दैट कोई आपसे कहे कि आपको PST1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करना है और एलियन पीस ऑफ डीएनए को वहां पे जोड़ना है लाइगेज एंजाइम की मदद से, तो अगर आपसे पूछे कि वो कौन से सिलेक्टेबल मार्कर में काम करना चाहिए तो अब व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर क्या होना चाहिए कि सर वो एम्पीसाइक्लिन जो रेजिस्टेंस जीन है वहीं पर PST1 काम करेगा, इसलिए जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो यहीं पर जोड़ा जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के रूप में ये क्या कह रहा है कि आप जोड़ सकते हैं एक फॉरेन डीएनए को बाम H1 साइट में, जैसे बाम H1 साइट कहां पर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो सिलेक्टेबल मार्कर है यहां पर है। जब आप यहां पर किसी जीन को जोड़ेंगे, मान लो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स पे जोड़ेंगे तो इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खो जाएगी, खत्म हो जाएगी वेक्टर PBR 322 में। और जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा, कैसे बनेगा भाई, सपोज दैट
आपने यहाँ पर एलियन पीस ऑफ डीएनए यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया बाम H1 से कट करने के बाद, तो ये जो प्लाज्मिड आया वो कैसा हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही तो बन गया। पहले ये क्या था, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, जब तक हमने इसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए नहीं जोड़ा था। तो कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। तो अब अगर ये रिकॉम्बिनेंट हमने इसको बना दिया है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, खो जाएगी। अब इसको अगर हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में अगर इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर डाल दें और फिर इस बैक्टीरिया को यहाँ पर ग्रो कराना चाहें तो ये ग्रो नहीं करेगा, ये मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी यहाँ पर खो चुकी है, वो जीन खराब हो चुका है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहा है इसी को बोलते हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन। तो क्या कहता है, वी लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पीसिक्लिन कंटेनिंग। लेकिन अगर इसी बैक्टीरिया को जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है, अगर एम्पीसिलिन के माध्यम एम्पीसिलिन के कल्चर में अगर हम इसको डालेंगे तो ये ग्रो करेगा, क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स की प्रॉपर्टी अभी भी बनी हुई है। क्लियर है बच्चों, यही वो बता रहा है। तो वास्तव में सिलेक्टिव मार्कर क्या कर रहे हैं, ये हेल्प ही तो कर रहे हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब चूंकि हमने इसको यहां पर डाल दिया तो ये बैक्टीरिया क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। क्लियर है, तो इसको पहचानने में ये मदद करते हैं। वो ये कह रहा है जो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग करेंगे एम्पीसिलिन के कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में, तो ये ग्रो फिर वहां पर नहीं करेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लेस को थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों, और चीजों को हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं। ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर द ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, जिसको मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। कहता है जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो एम्पीसिलिन में तो ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो करेंगे भैया, क्योंकि उसमें तो इंसर्शनल एक्टिवेशन हुआ नहीं है, वो जीन तो ऑलरेडी है रेजिस्टेंस जीन्स, तो वहां पर तो ये प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल देंगे तो फिर ये ग्रो नहीं करेगा। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो ग्रो करेंगे एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, जैसे मान लो अभी हमने जो ऊपर वाला प्लाज्मिड बताया था जिसमें हमने अभी एलियन पीस ऑफ डीएनए नहीं जोड़ा है, अगर हम इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दें तो ऐसा बैक्टीरिया दोनों कल्चर में ग्रो करेगा, चाहे वो एम्पीसिलिन में ग्रो करा लीजिए, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करा लीजिए। क्यों, क्योंकि अभी दोनों के पास प्रॉपर प्रॉपर्टी बची हुई है, क्योंकि एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो वो जीन ऐसी प्रोटीन को बनाएगी जो प्रॉपर तरीके से इसको ग्रो करने में मदद करेगी और बैक्टीरिया को बचा लेगी मरने से। क्लियर है बच्चों, वही कह रहा है। यस, यही पॉइंट यहां कह रहा है कि वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसमें से एक जो आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है वो मदद करती है ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने में। कि चलिए आगे पेज ले जाते हैं, क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि गेट इन एक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब चलिए ये क्या कह रहा है, जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, कह रहा है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स का, कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसेस। भाई ये रिकॉम्बिनेंट है, सॉरी ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसका सिलेक्शन करना एक थोड़ी सी कम्बरसम प्रोसेस है, मतलब काफी टफ प्रोसेस है। क्योंकि इसमें हमें क्या चाहिए, हमें प्लेटिंग करना होता है, पहले हम एम्पीसिलिन कंटेनिंग कल्चर है उसमें पहले हम ग्रो कराएं, फिर हम देखेंगे, फिर हम टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराएं, तो ये काफी कम्बरसम प्रोसेस है। इसलिए डिफरेंट एंटीबायोटिक, इसलिए यहां पर एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किया जाता है। ये अल्टरनेटिव जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये डेवलप्ड होते हैं विच डिफरेंशिएट करते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ये डिफरेंशिएट करा सकते हैं ये सिलेक्टेबल मार्कर। इनका जो बेस क्या होता है, एक्चुअली ये जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं बच्चों, ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें
on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substances। जैसे सपोज दैट हम बात करें कि मान लो ये कोई प्लाज्मिड है और इसमें एक ऐसी जीन है जो किसी कलर को प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर इस जीन को इस बैक्टीरिया के अंदर हम डाल देंगे बच्चों, इस बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को हमने डाल दिया और जब बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो चूंकि ये जीन किसी कलर के लिए है तो यहाँ पर कलर आ जाएगा, तो हमें ये पहचानने में मदद मिल जाएगी अगर इसमें कलर है तो ये अभी ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं हुआ है, अभी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, और अगर ये कलर प्रोड्यूस कर रही है इसका मतलब क्या है कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी नहीं गया है। लेकिन अगर कहीं कलर प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो हम ये कहेंगे कि भाई यस ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी वो खो चुकी है, हमने यहाँ पर इंसर्शनल एक्टिवेशन करा दिया है। वही यहाँ पर ये कह रहा है कि एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है जब हम इंसर्टेड करते हैं उसी कोडिंग सीक्वेंस के साथ, उस कोडिंग सीक्वेंस की जगह एक एंजाइम जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, अगर ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जगह पर हमने एक इंसर्शन करा दिया तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कलर प्रोड्यूस करने की वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर इनएक्टिवेशन हो जाएगा उस एंजाइम का, जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज है। और जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा और वहां पर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाली जो क्षमता है वो खत्म हो जा रही है, इसे हमने बोला इंसर्शनल एक्टिवेशन। तो क्या होगा कि जो प्रेजेंस है क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस का, जब ये इंसर्शनल एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ था तो ब्लू कलर की कॉलोनीज मिल रही थी, लेकिन जैसे आपने इंसर्शनल एक्टिवेशन कराया तो वो कॉलोनी कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। यस, इंसर्ट से रिजल्ट्स क्या होगा, वहां पर इंसर्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा और चूंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा नहीं इसलिए कॉलोनीज कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो ये इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है या नहीं। तो बस माइंड में इतना रख लीजिए बच्चों, अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो कलर प्रोड्यूस करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, कलर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पर हम लोग ने इंसर्शनल एक्टिवेशन कर दिया है। वहां पर जो जीन जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने के लिए जरूरी थी वहां पर हमने उसको कट कर दिया। जब हमने कट कर दिया है तो जो कलर प्रोड्यूस करने की क्षमता थी वो खो गई, क्योंकि अब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो इससे हम पहचान पाएंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये पॉइंट भी प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर हम लोग ने क्या क्लियर किया कि यहां पर हमने देखा बच्चों कि यस हमने बात किया क्लोनिंग साइट्स की बात कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे वेक्टर्स जो क्लोनिंग जीन्स, जो जीन्स को क्लोन कर सकते हैं प्लांट और एनिमल्स के रेफरेंस में, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे आप जानते हैं बच्चों, अगर हम बात करें कह रहा है कि एक मिनट, इसको फिर वही प्रॉब्लम्स आ रही है, जरा मैं इसको ठीक कर देता हूं बच्चों तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो इसको अब हम बात करें वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यू मे बी सरप्राइज। अभी जान के बड़े आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वी हैव लर्न, जैसे कि हमने पढ़ा है ट्रांसफरिंग जीन्स जो रिलेशन था कि प्लांट्स और एनिमल्स में फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस से जीन, जैसे मान लो ये कोई प्लांट सेल है और ये मान लेते हैं बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अपना जो प्लाज्मिड ये डीएनए है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर सकता है, ये आप जानते हैं। अगर वायरस है तो वायरस भी अपना डीएनए यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ये प्रॉपर्टी होती है। अब यही प्रॉपर्टी क्या करती है, ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका आधार बना। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे सपोज दैट ये वायरस अपना डीएनए अगर यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है तो इस डीएनए के साथ अगर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए जोड़ देंगे तो वो भी इसके अंदर चला जाएगा और इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ पर ये अपने आप को मल्टीप्लाई कराएगा। वही भी यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप देखें तो जो हाउ टू डिलीवर जीन, कैसे हम जीन्स को डिलीवर करें, ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो या हम
प्लांट सेल्स की बात हो, अगर हम उसमें ट्रांसफॉर्मेंट्स में इसे कन्वर्ट करना है तो कैसे हम इसको एक जीन को उसके अंदर डालें। तो ये बैक्टीरिया और वायरस क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस जब किसी प्लांट सेल या एनिमल के सेल के अंदर से अटैच होते हैं तो अपना डीएनए उसके अंदर डाल देते हैं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पैथोजन होता है बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स के लिए। तो डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल होती हैं वहां पर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अपना जो डीएनए का पीस है उसके अंदर डाल देता है, जिसको हम, और ये जो पीस है इसको बोलते हैं टीडीएनए, या और उसको क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो जो सेल है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, क्योंकि पहले नॉर्मल सेल थी, अब इसको उसने ट्रांसफॉर्म सेल में बदल दिया और ये सेल कहां चली जाएगी, ट्यूमर में, एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। तो ये जो सेल थी जो पहले नॉर्मल थी ट्रांसफॉर्म हो गई और ये इतनी तेजी से अब डिवाइड करेगी कि पूरा का पूरा ट्यूमर बन जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगी और ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करेगी जो इस पैथोजन को हेल्प करेगा ग्रो कराने में। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, इसी प्रॉपर्टी को तो यूज किया गया है बायोटेक्नोलॉजी में। क्लियर है बच्चों? यस। अब यहां पर क्या कर रहा है, तो इसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इसी को फिर हम कैंसरस सेल्स बोल देते हैं। कैंसरस सेल्स क्या होती है, ऐसी सेल्स जिसमें कंट्रोल करने की कितनी बार डिवाइड होना ये क्षमता खो जाए। इसी तरह से क्या कह रहा है, एक अच्छा बेटर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो ये जो हम जीन की डिलीवरी करते हैं इसकी जो आर्ट है किसी पैथोजन के द्वारा किसी यूकैरियोटिक होस्ट सेल्स में, और वहां पर हम जनरेट कर सकते हैं ऐसा नॉलेज जिससे उस सेल को हम ट्रांसफॉर्म कर दें और वो जो पैथोजन है उसको हम टूल्स की तरह यूज करें, किसी भी यूजफुल वेक्टर के साथ हम उसके डीएनए को कनेक्ट करा के हम होस्ट सेल के अंदर डाल दें और वो चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें जो हम प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। क्लियर है बच्चों? डिलीवरिंग जीन ऑफ द इंसल्टेड टू ह्यूमन। द ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड होता है बच्चों किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, अब आज के डेट में इसको मॉडिफाइड किया जा चुका है, किसमें, क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में। अब क्या किया, जो ये टीआई प्रोड्यूसिंग जो वेक्टर था, प्लाज्मिड था, इसको हम लोग ने इसको मॉडिफाई कर लिया है और आज की डेट में क्लोनिंग वेक्टर की तरह हम इसको यूज करते हैं, विच इज नो मोर पैथोजन। लेकिन अब इसमें हमने वो प्रॉपर्टी हटा दी है जिसमें पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी, उस पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को हटा के हमने इसको बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं टू द प्लांट, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म। लेकिन अभी भी उस मैकेनिज्म को हम यूज करते हैं जो इसमें पहले से थी। कौन सी मैकेनिज्म थी कि भाई जब ये डीएनए ट्यूमिफेसियस बैक्टीरिया का जब किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर जाता था तो अपने आप को रिप्लिकेट करता था, तो इस प्रॉपर्टी को हमने बनाए रखा और जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी इस डीएनए में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इस ट्यूमिफेसिस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था आज हम इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करने लगे हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सिमिलरली जैसे रेट्रोवायरस के केस में आप देखते हैं, एचआईवी के केस में आप देखते हैं वो क्या करता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या करता है आप देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई सेल है और ये हमारा मान लेते हैं कि एचआईवी का वायरस है। तो एचआईवी वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो ये वायरस क्या होता है कि ये जो एचआईवी वायरस ये क्या करता है, अपना यहां पर डाल देता है। ये क्या करता है कि यहाँ पर जो मेन यहाँ पर डीएनए पड़ा हुआ है इस डीएनए के साथ ये यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है और जुड़ जाने पर इस पूरे सेल में अपना कब्जा कर लेता है और वो सारी चीजें सेल के अंदर होनी होती हैं जो ये डीएनए चाहता है। तो इसी प्रॉपर्टी को तो हमने यूज करके हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को आज हम सक्सेस बनाने में सफल हो पाए हैं। तो यही तो प्रॉपर्टी थी, तो इस प्रॉपर्टी को हमने बनाए रखा और जो इसमें खराब प्रॉपर्टी थी उसको अलग कर दिया और आज बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर की तरह हम आज ट्यूमिफेसियंस वाले प्लाज्मिड को यूज करते हैं। वही चीज यहां पर बताई गई है। दूसरा एग्जाम्पल देके बताया गया है, जैसे आप देखें कि रेट्रोवायरस के केस में क्या होता है कि यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसको डिसआर्म्ड कर देते हैं, मतलब उसको कमजोर कर देते हैं और उसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर लेंगे। जो उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर देंगे। हमने उसके हाथ पैर काट दिए जिससे वो खराबी महसूस करता, जो खराब करता था सेल को, और अच्छी अच्छी चीजें हमने ले ली and are now used to deliver desirable gene into animal cell या plant cell में हम जीन को डाल देते हैं, मतलब वेक्टर की तरह यूज कर लेते हैं।
इसलिए वंस ए जीन और ए डीएनए फ्रेगमेंट, एक बार अगर डीएनए फ्रेगमेंट हम लाइगेट कर लें एक सिटोविन वेक्टर के साथ और हम किसी इसको ट्रांसफर कर दें एक बैक्टीरिया में, और फिर फाइनली या हम इसको बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं या प्लांट सेल में या एनिमल हॉस्ट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, और फिर हम उस तरह से डिजायरेबल प्रोडक्ट्स पाने लगेंगे जो हम चाहते हैं, वो रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो तो बच्चों इस तरीके से यहां पर आज हम लोग ने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बात करी। तो नेक्स्ट लेक्चर है वहां पर हम लोग बात करेंगे कि कॉम्पिटेंट होस्ट हमें कैसे बनाना है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट, मतलब हम किसी होस्ट को कैसे हम उसको इतना इनेबल कर दें कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके अंदर चला जाए, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय।